अभी आप लोगों ने बेसिकली आपको मैंने केस प्रेजेंट किया, तो काफ़ी लोगों ने, अभी हमारी डिबेट हुई है तो उसमें काफ़ी लोग कहते हैं ये ऑटिज्म का केस है, कुछ लोगों ने कहा ADHD का केस है ना। चलें देखते हैं किस चीज़ का केस है। इसके लिए पहले नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड नॉलेज है तो आपको वही चीज़ नज़र आएगी जो आप जानते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी में भी यही चीज़ है, जितना आपको नॉलेज है उतनी ही चीज़ें नज़र आएंगी, जितना नॉलेज कम उतनी चीज़ें कम, जितना नॉलेज ज़्यादा उतनी चीज़ें ज़्यादा। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, क्योंकि मैंने DSM पढ़ना सिखाया आप लोगों को, जिसको DSM पढ़ना आ जाए उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है ना, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकता है एक अच्छे सुपरवाइजर के साथ, खुद भी सुपरवाइजर में अगर अप्लाई ना करे तो ये केस था। इसको हम लास्ट पे दोबारा करेंगे प्रेजेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ने के बगैर अपनी वैल्यूएशन देखी है, फिर पढ़ने के बाद एरर देखेंगे, क्या क्या एरर किया था हम लोगों ने। डायग्नोज कर दिया, लोगों ने सिम्टम निकाले, डायग्नोज किया है, कोमोर्बिड सिम्टम, डिफरेंशियल डायग्नोज, इटियोलॉजिकल फैक्टर एंड प्रोग्रेशन। इसमें प्रोग्रेस इसमें दिया प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी और तो प्रोग्नोसिस दिया बेसिकली। तो लोगों ने जो मेजर डायग्नोज किया इस केस का वो किया है ऑटिज्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी है क्या ये चीज, DSM 4 में और DSM 5 में क्या डिफरेंस है। मेंटल रिटार्डेशन रेफर टू द limitation in the both intellectual intelligence and adaptive behavior. However, many persons with disorder are capable of the earning and learning या living whatever. Simple जो मेंटल रिटार्डेशन है, इट कुड बी डिफाइंड एज ए बेसिकली इसमें डेफिशिएंसी हो सकती है दो एरियाज में, इंटेलिजेंस में जिसे कॉग्निटिव डोमेन भी कहते हैं हम लोग, और अडेप्टिव स्किल्स। अडेप्टिव स्किल्स क्या है, आपकी वो स्किल्स जो आप लाइफ में गुजारने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सोशल डोमेन में आपको पता है कि सोशल डोमेन में आपकी फैमिली आती है, आपके लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपको पता होता है कि कैसे किससे बात करनी है, खाना खाना तो किसके साथ कैसे बैठ के खाना है, घर में कैसे बिहेव करना है, पेरेंट्स के सामने कैसे बिहेव करना है ना, टीचर्स के सामने कैसे बिहेव करना है। हर वो डोमेन जो सोशल लिया आप लोग अडेप्टिव स्किल्स होती हैं जो आप टाइम के साथ साथ सीखते हैं। सम टाइम स्किल्स हमें आती नहीं है जब तक हम इंटरेक्शन नहीं करते ना, जब तक सीखते नहीं है। सम टाइम हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं घर के लिए हमें रूल्स, घर में कैसे रहना है, और एकेडमिक में टीचर सिखाते हैं जिंदगी में कैसे सर्वाइव करना है ना। एकेडमिकली आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग कैसे होना है, जैसे कि आप लोग पढ़ने आए साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजिस्ट बनना क्या है, साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या क्या चीजें, ये अडेप्टिव स्किल्स हैं जो टाइम के साथ साथ आपके अंदर सीखता जाता है आप लोग, है ना। तो इसका मतलब है कि मेंटल रिटार्डेशन में ये स्किल्स जो होंगी टाइम के साथ साथ जो होती है डेवलपमेंट होती है उसमें इनमें कमी होगी ना, वो सीख नहीं पा रहे होंगे ये चीजें, जबकि दूसरे नॉर्मल लोग ये सीखते जाएंगे एक्सपीरियंसेस से अपने से, है ना। तो इसका मतलब अडेप्टिव स्किल्स भी होगी। दूसरा कॉग्निटिव डोमेन्स, कॉग्निटिवली आप चीजों को देखते हैं ना कि ये होगा व्हाटएवर वो होगा, आप कॉग्निटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते, रीजनिंग कर रहे होते, मैथ के क्वेश्चंस कर रहे होते, एकेडमिक में अपने सॉल्विंग कर रहे हो, आपको पता होता है कैसे जिंदगी में ना यहाँ भी डेफिशिएंसी होगी। और अडेप्टिव स्किल में 3 एरिया जो अभी DSM 5 में आए हैं, सोशल, ठीक है, एकेडमिक और प्रैक्टिकल डोमेन्स और पर्सनल डोमेन्स। बेसिकली इन डोमेन्स के अंदर ये डेफिशिएंसी होगी। अब समझ आइए आप लोगों को, दिस इज बेसिकली ये डिसऑर्डर जो है इसमें 2 तरह की डेफिशिएंसी है, कॉग्निटिव एंड अडेप्टिव स्किल्स। अब देखते हैं इसके ऊपर बहुत डिबेट है, कुछ लोगों ने इंटेलिजेंस के लेवल को कम कर दिया, यहाँ कहते हैं ये जो लेवल है इंटेलिजेंस का लेवल, इसके ऊपर रूल आउट ना करें बल्कि इसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। मगर कुछ लोग कहते हैं नहीं इस पे भी करें, मगर DSM दोनों को लेके चल रहा है। तो DSM ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये चीज जो मेजर होती है इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी, ये कैसे मेजर होती है, हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, कैसे मेजर करेंगे ये तो आप देख सकते हैं अडेप्टिव स्किल्स किसी पर्सन की इंटरेक्ट करके, उसके प्रैक्टिकल में, सोशल डोमेन में देख सकते हैं, एकेडमिक में देख सकते हैं मार्क्स से, है ना। बट इंटेलिजेंस कैसे देखें, इंटेलिजेंस तो हमेशा टेस्टों की मदद से आती है, असेसमेंट की मदद से। जैसा आप लोगों को अभी मैंने टेस्टिंग करवाई है, हाँ, इंटेलिजेंस किसी इंसान की चेक करनी है तो वेस्लर टेस्ट है, SPM है, स्लॉसन टेस्ट है, गिफ्ट टेस्ट है, हजारों टेस्ट है, मुझे बीनेट का टेस्ट है, हजारों टेस्ट बने हुए हैं। बट जो मोस्ट एडवांस टेस्ट है वो वेस्लर, ठीक है, उसका डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट उसका लेटेस्ट वर्जन है। और इसी तरह SPM या CPM वो आप लोगों को पता होगा डेफिनेटली, आप HTTP से भी निकाल सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। मगर ये स्केल्स DSM 4 में जो क्वेश्चन था कि ये इंटेलिजेंस के स्केल के ऊपर निकाले जाए, मगर DSM 5 के ऊपर ऑब्जेक्शन ये है इंटेलिजेंस के ऊपर। वो कहते हैं जब आप स्केल से चीज को असेस कर रहे हैं
तो स्केल्स तो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। अगर आपने असेस करना है चीज को, क्या होना चाहिए, स्केल स्टैंडर्डाइज होना। स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक जैसा स्टैंडर्डाइजेशन, यानी जो स्केल यूरोप में बना है वो स्केल पाकिस्तान के लिए इक्वली वैसा ही हो जैसा कि वहां है। अगर इमेजिन करें एसपीएम देखें आप यूज करके, या वेस्टर्न देखें, उसमें कोई क्वेश्चन यूरोप के क्वेश्चन है, उनके बारे में जनरल नॉलेज है, उनके बारे में स्पेसिफिक है, या एसपीएम देखें तो उसमें जो पिक्स हैं एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रही हैं व्हाटएवर, वो पिक्स जो हैं बेसिकली हमारे लिए वैसी हैं, उनके लिए वैसी हैं, बट उनके कल्चर के अंदर 5th क्लास से पहले बच्चों को प्रैक्टिकली डोमेन्स में काम करवाया जाता है ना, डिफरेंट एक्टिविटीज में, और जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता ही नहीं है। तो जब हम वो स्केल फिल करते हैं तो उसके ऊपर हमारा स्कोर रिलेटिव कम आता है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग नहीं है। और इमेजिन करें हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है, जो पहली बार देखेगा बच्चा जिसको इसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, एक्सपोजर फर्स्ट टाइम है, वो तो जीरो हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल कह दें? नो, DSM-5 कहता है इस चीज के लिए आप इक्वलेंस लाइन, स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अगर वेस्टर्न यूज करना है तो वेस्टर्न का जो लेटेस्ट वर्जन है पाकिस्तानी कल्चर के अकॉर्डिंगली वो आपने यूज करना है, जो उसको सही तरह से मेजर कर सके। ये ना हो इस तरह के आप, यानी कि आप जो फॉल्ट ब्लंडर्स हैं ऐसी टेस्टिंग यूज करें जो लोगों को खुद अबनॉर्मल बना दे। तो इसी तरह कुछ लोगों को हम लोग खुद अबनॉर्मल बना देते थे साइकोलॉजिस्ट। तो DSM इस चीज के ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन करता है। वो कहता है अगर स्केल आप यूज करें इस चीज के लिए तो स्केल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्डाइज। ये ना हो कि उनके नाम और हो, उनमें क्वेश्चन और हो, यूरोप के अकॉर्डिंगली बने हो और आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ये तो फिर नाइंसाफी होगी उस बंदे के साथ, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो जाएगा, मे बी उसकी अडैप्टिव स्किल्स भी अच्छी हों। अडैप्टिव स्किल्स थोड़ी मोटी खराब होती हैं, डेफिशिएंसी तो होती है। तो यहाँ अगर इंटेलेक्चुअल लेवल कम आप कर देंगे तो डेफिनेटली वो तो बेचारा डायग्नोज हो जाएगा इसमें। तो अगर ऐसा कर दिया तो किसी के साथ नाइंसाफी होगी। तो आगे देखते हैं। डिस्पाइट its drawback, the IQ has become the principal standard for a diagnosed mental retardation combined with the other skills and ability of the child। यही जो मैंने अभी बात कही है कि स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर IQ को देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन है कि IQ को मेजर कैसे करना आप लोगों ने। अडैप्टिव स्किल्स को तो आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको खुद भी, है ना। बट IQ को दिमाग के अंदर डायरेक्टली घुस में नहीं देखा जा सकता। इसको तो इनडायरेक्ट वे में हम कैसे देखते हैं, स्केल लगा के, परफॉर्म करवा के। अगर वो परफॉर्मेंस ही बहुत डिफिकल्ट है उस बंदे के लिए, वो स्केल एप्लीकेबल ही नहीं है उसके लिए, तो क्या होगा, क्वेश्चनेबल है। तो फिर तो आप खुद साइकोपैथोलॉजी को इंडिकेटर दे रहे हैं ना इसमें कि वो बंदा खुद डेवलप है, यानी उसमें साइकोपैथोलॉजी का आप टैग लगा रहे हैं, स्टिग्माटाइजेशन। इसके ऊपर तो लेटेस्ट साइकोलॉजी ये कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप फ्रीडम दें, क्लाइंट कहें लोगों को, है ना। तो यहाँ अगर ऐसा कर रहे हैं तो समथिंग रॉन्ग। अब देखिएगा, यस आप पढ़ो बेटा, जल्दी से पढ़ो। Features of mental retardation. Mental retardation encompasses perhaps the widest variation in cognitive and behavioral abilities of any childhood disorder. Some children function quite well in school and the community, whereas others, those with significant physical and cognitive impairments, require daily supervision and assistance. Yes, इसमें मेंटल रिटार्डेशन के ऊपर है कि कुछ लोग जो बेचारे ना स्कूल्स के अंदर बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, एक डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं सही, बट दूसरी डोमेन्स के अंदर जैसा कि एकेडमिक डोमेन में आप अच्छा परफॉर्म करें बट घर जाके आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते। अडैप्टिव स्किल्स में है ना, अडैप्टिव घर में आप मदर के साथ लड़ते हैं, फादर के साथ लड़ते हैं, व्हाटएवर, आपका IQ लो हो जाता है सिचुएशन में, किसी एक सिचुएशन में, किसी एक फील्ड में जाके, तो क्या हम उसको कह दें? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो उसकी डिफरेंट 3 फील्ड्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं इन्होंने, कॉग्निटिव जिसे कंसेप्चुअल डोमेन कहते हैं, प्रैक्टिकल डोमेन कहते हैं, सोशल डोमेन। ये 3 डोमेन में एटलीस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा ना हो बेचारे को एक डोमेन में प्रॉब्लम हो, आप उसको कहेंगे ये प्रॉब्लम है ना। 3 डोमेन्स में होनी चाहिए। उसके बाद फिर IQ का इसी तरह 3 डोमेन्स में IQ का प्रॉब्लम भी हो। ये ना हो बेचारे को घर के अंदर IQ का प्रॉब्लम हो या स्कूल के अंदर प्रॉब्लम हो, घर में सही परफॉर्म कर रहा हो, सोशल लाइफ में सही परफॉर्म कर रहा हो, है ना। तो ऐसा नहीं है। ये 3 डोमेन्स DSM-5 ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जबकि DSM-4 में ऐसा, वो सिंपल IQ लेवल लो है, 70 से लो है, अगर वेस्टर्न के ऊपर आया तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, साथ अडैप्टिव स्किल्स नहीं है तो क्या होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। बट अभी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जैसे जैसे ये डेवलप हो रही DSM-5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ऑब्जर्वेशन में अडैप्टिव स्किल्स को क्या किया गया है, बॉर्डर किया गया है। अडैप्टिव स्किल्स 3 जगह पे देखी हैं, कंसेप्चुअल, ठीक है, प्रैक्टिकल एंड सोशल। इसी तरह IQ का भी तीनों जगह पे देखना आप लोगों ने कि डेफिशिएंसी है तो 3 एरियाज में होनी चाहिए। ये ना हो कि एक एरिया में, अच्छा 2 में है तो क्या होगा, एक डोमेन में है तो क्या होगा, है ना। ये भी क्वेश्चन था। फिर इसके ऊपर उन्होंने बनाए लेवल
एक डोमेन, 2 डोमेन, 3 डोमेन थोड़ी है, ज्यादा है, व्हाटएवर, कम वेरिएशन है ना। तो इसके ऊपर बनाए लेवल ऑफ टाइप्स के, इसके लेवल बनाए हैं, जिसमें हमने ऑटिज्म में पढ़े थे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसमें भी लेवल बनाए गए बेस्ड ऑन द सेवेरिटी, है ना, जितनी सेवेरिटी उतना के लेवल बनाया गया। इसमें लेवल क्या है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। अब जो माइल्ड किस्म के केसेस होते हैं उनका मतलब उनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। ये आईक्यू लेवल क्या होगा? ये स्कूल में एजुकेटेड हो सकते हैं, इनको स्कूल्स में नॉर्मल लोगों के साथ पढ़ाया जा सकता है, सही है ना। जो मॉडरेट और सीवियर होंगे डेफिनेटली ये भी नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ने चाहिए, बट कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन होता है यार ये सीख नहीं पाते, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कॉग्निटिव डिले होता है, डेफिशिएंसी होती है कॉग्निटिव में ना, तो इनको स्पेशल स्कूल्स की जरूरत होती है जहाँ इनको प्यार से पढ़ाया जाए। मगर पाकिस्तान में तो प्यार है ही नहीं है, यहाँ स्कूल्स में भी नहीं है, तो वहाँ कहाँ होगा ना एकेडमिक में। तो डेफिनेटली वो इनके लिए एक ऐसी जहमत बन जाती है जहाँ ये सीखने की बजाय और बिगड़ते हैं और तबीयत खराब होती है। डेफिनेटली वहाँ हमारे यहाँ सोशल स्कूल्स में जितने कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इस तरह के स्पेशल स्कूल, यहाँ साइकोलॉजिस्ट बीएस करके बैठे होते हैं वो भी किसी एक फील्ड में। फिर इसी का साथ उनके एजुकेशनल वाले होते हैं, फिजिकल वाले होते हैं, वो क्या किसी को ठीक करेगा जब उनको नई चीजें नहीं आती है ना। यूरोप के अंदर जो स्पेशल स्कूल्स में होते हैं डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो उनको ट्रीट करते हैं स्पेशल स्कूल्स में एज ए नॉर्मल क्लाइंट, अब नॉर्मल नहीं डील करते हैं ना। तो वहाँ स्पेशल स्कूल में भेजने का मतलब है पाकिस्तान में बच्चे को और ज्यादा खराब करना, जबकि यूरोप के अंदर ऐसा स्पेशल स्कूल का मतलब है उसको ट्रेन करना, एजुकेट करना, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कॉग्निटिव लेवल के ऊपर, वो करते हैं डिफरेंट वे में से, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो आ जाइए, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो। माइल्ड तो डेफिनेटली एजुकेटेड होते हैं जिनको आप एजुकेशन स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर होते हैं, उनमें ये होता है कि उनको चांस हमारे यहाँ स्कूल में देंगे तो डेफिनेटली अब नॉर्मल के साथ पढ़ेगा तो क्या होगा? अब नॉर्मल ही होगा डेफिनेटली। वो अब नॉर्मल लोगों से क्या सीखेगा? अब नॉर्मेलिटी, है ना। डेफिनेटली अगर वो नॉर्मल लोगों के साथ होगा डेफिनेटली ब्लंडर्स करेगा, आई नो वेल, उनकी तरह परफॉर्म नहीं करेगा। आई नो, मैं भी इसकी क्लास में बैठा होता हूँ, हमें भी पता होता है क्लास में कौन कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग है, कौन कॉग्निटिवली स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट हम चांस दे रहे होते हैं उनको। क्यों दे रहे होते हैं? मे बी आज परफॉर्म अच्छा नहीं कर, टाइम के साथ साथ अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं ना, मे बी और जाके फ्लॉरिश हो जाए इसकी स्किल्स जो है ना सारी की सारी। चांस इसी तरह हम नॉर्मल बच्चों को भी चांस देते हैं नॉर्मल के साथ। जब वो नॉर्मल के साथ रहते हैं तो बहुत ज्यादा स्किल्स सीखते हैं, अडैप्टिव स्किल्स और क्या होंगी? कॉग्निटिव स्किल्स। कंपटीशन में डेफिनेटली इनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है बट सीखते हैं। जो परफॉर्म्ड होते हैं, परफॉर्म डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन में ये एजुकेटेड नहीं होते, इनका आईक्यू लेवल बिलो 25 होता है, ये 10 भी कुछ लोग कहते हैं ना, 10 होता है, बिलो 10। जब बिलो 10 इनका आईक्यू लेवल होता है बेसिकली, तो बिलो 10 के ऊपर, बिलो 10 जब आईक्यू होता है इनका, तो इनको एजुकेट नहीं किया जा सकता ना। इसका मतलब है टोटली बेचारों का आईक्यू लेवल कम है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है कॉग्निटिव लेवल। तो इनको क्या किया जाता है? सोशल स्किल्स सिखाई जाती हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स के पास भेजा जाता है ना। वोकेशनल ट्रेनर्स क्या करते हैं? इनको जिंदगी में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं? बेचारों को ट्रेनिंग देते हैं। कौन सी? को मैकेनिक का काम सिखा दिया, छोटा मोटा काम जो ये इंटेलेक्चुअली सीख सके, वो जिंदगी में सर्वाइव कर सके, है ना। बाकी स्किल्स तो नहीं सीख सकते, बट ये स्किल्स, ये एडैप्टिव स्किल्स है ना, ये सीखेंगे तो इनका रोजगार लग जाएगा, है ना। तो इस तरह के काम इनको वोकेशनल ट्रेनर सिखा रहा होता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम। तो ये हम कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट, हम इनके पेरेंट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, इनके साथ काम कर रहे होते हैं, इनको इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके यहाँ भी एक स्टूडेंट था, बट इसको देखते हैं आगे नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं डायग्नोज कैसे करना। यू आर साइकोलॉजिस्ट, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने डायग्नोज करना भी सब्जेक्ट के अंदर, है ना। और डायग्नोज करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब जब आप ये पढ़ेंगे, इसमें 3 लेवल इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, A, B, C, जबकि ऑटिज्म में A, B, C, D, E था, 5 लेवल थे ना, 5 क्राइटेरियाज थे, यहाँ 3 क्राइटेरियाज हैं। और 3 क्राइटेरिया वही जो मैंने बात पीछे अंडरस्टैंडेबल करने को कही है कि कॉग्निटिव डिले हो और अडैप्टिव स्किल्स में डेफिशिएंसी हो, और तीसरी क्राइटेरिया है कि ये डेवलपमेंटल डिले हो। ऑटिज्म में 3 ईयर से पहले सिम्टम थे, यहाँ डेवलपमेंटल फेज के अंदर से प्रॉब्लम होता है, उसको डिस्कस करते हैं, उसको बहुत डिटेल में देखते हैं, ठीक है। चलें, क्राइटेरिया डायग्नोज का पहले एज ए साइकोलॉजिस्ट हमेशा आपने DSM-5 को फॉलो करना है सिम्टम बेस के लिए और कंसेप्चुअल बेस के लिए व्हाटएवर। मैंने आपको कहा स्टैंडर्डाइज्ड बैटरी बनानी है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो भी इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए। दोनों को मिक्स करके अलाइन करके फिर लास्ट में डायग्नोज देते हैं। चलें आ जाएं,
आपके जहन में आइडिया क्या बन रहा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज द डिसऑर्डर, इसका दूसरा नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर के नाम से है। इसको मेंटल रिटार्डेशन का वर्ड्स खत्म कर दिया गया अब, ठीक है। Intellectual disability, intellectual development disorder is the disorder with the onset during the developmental period that includes the both intellectual and adaptive functioning deficiency in the conceptual, social and practical domain. The following three criteria must be met. अब जो क्या कह रहे हैं हम कि DSM में दो एरियाज हैं बड़े, कॉग्निटिव एरिया है और कौन सा है? अडेप्टिव स्किल्स। इन दोनों में डेफिशिएंसी हो बट 3 डोमेन्स में, कौन कौन सी? सोशल, प्रैक्टिकल एंड कंसेप्चुअल डोमेन्स के अंदर। कंसेप्चुअल कौन सी होती है? डेफिनेटली जहां यूज कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज, यानी कंसेप्चुअली आप एजुकेशन में हैं, स्कूल में जा रहे हैं, एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं स्कूल में सिखाए जाते हैं। एक होता है रट्टा सिस्टम, एक होता है बगैर रट्टे के उसको अंडरस्टैंड करना कि चीज क्या है क्या नहीं है ना, जिस तरह इसे कहते हैं कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना। तो जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं उसका मतलब है कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। ये लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, मे भी रट्टा लगा सके, है ना। जो बंदा अंडरस्टैंड करता है डेफिनेटली उस चीज़ को मोल्ड भी कर सकता है, उसको इम्प्रूव भी कर सकता है, उसमें चेंज भी कर सकता है ना, उस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड भी कर सकता है। जबकि ऐसा जो बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं सिर्फ वो पढ़ रहे होते हैं बट दिमाग में चीज़ें नहीं जा रही होती, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी होती है ना उनमें। यहाँ कंसेप्चुअली सोशली आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ, कि किस तरह एडेप्टिव स्किल्स आप लोगों ने सीखनी है, एडेप्टिव स्किल्स या कॉग्निशन कहाँ यूज करनी है ना। फिर इसी तरह प्रैक्टिकल डोमेन्स, ये 3 डोमेन्स हैं। जॉब पे जा रहे हैं तो आपका जॉब के अंदर आपको पता है कैसे इंटरेक्ट करना है, जॉब मेरी लगी हुई, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, एडिकेट्स का पता होगा डेफिनेटली घर वालों के साथ ना। प्रैक्टिकल डोमेन्स, ये तीनों डोमेन्स में आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इनमें अगर आपकी डेफिशिएंसी है तो फिर समथिंग रॉन्ग विद यू, ठीक है। क्राइटेरिया ए जो है बेसिकली 3 क्राइटेरिया, तीनों फुलफिल होने चाहिए। क्राइटेरिया ए है डेफिशिएंसी इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सच एज द रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस कंफर्म्ड बाय द बोथ क्लिनिकल असेसमेंट एंड इंडिविजुअलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। बेसिकली इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेफिनेटली स्कूल्स के अंदर होती है, कॉलेज के अंदर होती है, आपके घर के अंदर होती है हर रोज, है ना। सोशल लाइफ में भी होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट लोगों को करना, है ना। ये सारी चीजें, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना, सोच समझ के अंडरस्टैंड लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना छोटे छोटे टास्क के ऊपर, है ना। कोई डिसीजन जिंदगी का लेना तो बड़ा सोच समझ के लेना, ये सारी क्या है बेसिकली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज है ना। ये इंटेलेक्चुअल ऐसे बच्चे की ये जो चीजें होती हैं इनमें डेफिशिएंसी होती है, वो सोच समझ नहीं सकते, कोई डिसीजन लेते बगैर सोच समझ के। एक्सपीरियंस इनको हमें लर्न करता है, हमेशा एक्सपीरियंस कुछ सिखाता है ना कुछ सीखते हैं। बट ये लोग बेचारे अपने एक्सपीरियंस से कुछ सीख नहीं पाते, इनको अंडरस्टैंडिंग का लेवल ही नहीं होता है ना। सिर्फ कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है इन एरियाज में। और ये चेक कैसे होती है? स्टैंडर्डाइज्ड स्केल से। बार बार कह रहे हैं स्टैंडर्डाइज मीन टू से वो स्केल जो पूरी दुनिया में इक्वल हो। अगर एसपीएम आप यूज कर रहे हैं, वेस्टर्न यूज कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए इक्वल हो। अब वेस्टर्न हमारे यहाँ, मैंने अभी लास्ट टाइम आपको करवाया है, उसमें जो क्वेश्चन थे वो यूरोप के बने हुए थे। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो थे वो यूरोप के बारे में थे, है ना। अमेरिका का फ्लैग का कलर क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, वट एवर, कैलिफोर्निया से वट एवर, जहाँ का रास्ता भी है ना, वाशिंगटन डीसी का कितना, ये तो आप नहीं बता सकते क्योंकि ये रेलिवेंट किसके हैं? अमेरिका के है ना। तो यहाँ जाहिर है कि फिर आपको किससे रेलिवेंट चाहिए? पाकिस्तान से रेलिवेंट चाहिए। इसका मतलब वो स्टैंडर्डाइज अभी नहीं है। स्टैंडर्डाइज तब होगा जब क्रॉस कल्चरली वैलिडेट किया जाएगा, पाकिस्तानी कल्चर में आएगा, पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली होगा। फिर आप उसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे तो रिजल्ट अगर 70 से बिलो आते हैं तो क्या होगा? इंटेलेक्चुअली डिसेबल, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा क्योंकि इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता ना, इनडायरेक्टली दिमाग में आप स्केल्स की मदद से करते हैं। नीचे है डेफिशिएंसी इन द एडेप्टिव स्किल्स या functioning that results in the failure to meet the development and social cultural standards for the person's independence and social responsibility. Without the ongoing support, the adaptive deficiency limit functioning in the one more and activities of the daily life such as the communication, social participation and independent living across the multiple environments such as environment, home, school, work and community. बार बार यही बात कर रहा है कि अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी तो आप क्या करेंगे? बेसिकली कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। अगर ये कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है आपके अंदर, स्पेशली यहाँ बात कर रहे हैं एडेप्टिव स्किल्स की,
अगर आपको अडेप्टिव स्किल्स नहीं आती, आपको ये नहीं पता कि कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों से, क्लास में कैसे करना है, क्लास में असाइनमेंट कब बनानी है, क्लास में कब आना है, टीचर क्या चाहता है, टीचर पेपर में क्या देगा, डेफिनेटली ये चीज़ें आप सीखते हैं ना टाइम के साथ, इंटरेक्शन के साथ, ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको ये समझ नहीं आता, इसका मतलब आपको कुछ अडेप्टिव स्किल्स नहीं, माइनर्स नहीं है, कब आना है क्लास में, कब नहीं आना, असाइनमेंट कब देनी है ना। अडेप्टिव स्किल्स इसी तरह घर वालों के रूल्स होते हैं, है ना, हर घर के रूल सेपरेट होते हैं। अडेप्टिव स्किल्स घर वाले सिखाते हैं, घर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, स्कूल्स के बारे में, एकेडमिक के बारे में आपको कौन सिखाता है, आपके टीचर सिखाते हैं, व्हाटएवर, आप एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं प्रैक्टिकल डोमेन्स के बारे में, है ना। ये प्रैक्टिकल डोमेन्स के अंदर अगर आप सही तरह से नहीं है, हमेशा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ नहीं कर पाते, आपको पता नहीं है, लोग आपको कहते हैं यार सिली है, इसे कुछ नहीं पता, बेवकूफ है, कुछ समझ नहीं। एक तो मासूम लोग होते हैं, एक होता है जानबूझ के कुछ कर ही ना पाना। ऐसे लोग हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं, कभी भी डिपेंडेंट नहीं बन सकते, हमेशा इनको दूसरों की जरूरत होती है किसी भी लाइफ के अंदर, तीनों प्रैक्टिकल डोमेन्स में, क्योंकि अडेप्टिव स्किल्स नहीं है ना। अडेप्टिव स्किल्स नहीं है तो डेफिनेटली कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते, लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्किल्स नहीं है। जॉब नहीं देगा तो इंडिपेंडेंट स्किल नहीं होगी, जॉब मिल भी जाएगी तो उसके अंदर आपको जो असाइनमेंट मिलेगी, आपको पता है कि इसने ब्लंडर मारना है कोई ना कोई, है ना इसके पास आईक्यू लेवल है, दूसरा अडेप्टिव स्किल्स नहीं है इसको, तो इसका मतलब इसे ब्लंडर मारना है, तो डेफिनेटली कोई भी ग्रुप आपको लेने के लिए एग्री नहीं होता और आप बगैर ग्रुप के काम कर नहीं सकते। ऐसा ही है ना, इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते कभी भी। और घर में, फैमिली में ये सारी अडेप्टिव स्किल्स, खाना कैसे खाना है, कब खाना है, किससे क्या इंटरेक्ट करना है, ये सारी वो स्किल्स हैं जो आपको पूरी लाइफ आप सीखते हैं, इनमें डेफिशिएंसी होती है। सी क्राइटेरिया आंसर ऑफ द इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड, है ना। इसका दूसरा क्राइटेरिया ऑटिज्म में 3 इयर्स था, यहाँ 3 इयर्स से पहले, यहाँ क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट पीरियड के अंदर आप में डेफिशिएंसी हो। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट का पीरियड क्या है, डेवलपमेंट का पीरियड तो वो होता है जब इंसान अपनी माँ के पेट में होता है ना, वहाँ जब 9 मंथ माँ के पेट में होता है तो डेफिनेटली उस वक्त आपको प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट के फेज होते हैं ना। माँ के पेट के अंदर भी आपकी डेवलपमेंट होती है। अगर पेरेंट्स ऐसे व्हाटएवर ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं, व्हाटएवर कोई आपको चोट लग जाए, व्हाटएवर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी वजह से भी मेल फंक्शनिंग हो जाती है, ऐसे ही है ना। उसकी वजह से जो होती है उसका कॉन्सिक्वेंस बाद में जब बच्चा पैदा होता है तब होता है। कोई ड्रग्स गलत ले ली, कोई विटामिन गलत ले ली, व्हाटएवर, विटामिन टाइम पे नहीं लिए, कोई और डेफिशिएंसी, वहां से शुरू होगी डेवलपमेंट, फिर सारी जिंदगी डेवलपमेंट। एक तो माँ के पेट में, फिर माँ के बाद पेट के बाहर आने के बाद, फिर उसके बाद जिंदगी जो आपको सिखाती है लोगों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, कब कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, कब क्या वर्ड पहला बोलना है, कब सीखना है, कब नहीं सीखना, वो पूरा डेवलपमेंटल फेज है। ये पूरा डेवलपमेंटल फेज के अंदर कहीं भी प्रॉब्लम होगी आपको शुरू से ही, तो क्या होगा, इसे इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी कहते हैं। जबकि ऑटिज्म के अंदर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी नहीं थी, है ना। और क्या था, उसमें स्टीरियोटाइप बिहेवियर था, बट 3 ईयर से पहले सिम्टम शो हो रहे थे। यहाँ क्या है, मे बी डेवलपमेंटल फेज, सारा फेज उसमें प्रॉब्लम्स हो, बट इसकी प्रॉब्लम डिफरेंट है, उसकी प्रॉब्लम डिफरेंट अगर देखी जाए तो बेसिकली दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ द, ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। बहुत इजी है ये। अब लास्ट लाइन पे इन्होंने लिखा हुआ है कि एक रोज लॉ है, इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये वर्ड चेंज किया है ना, मेंटल रिटार्डेशन। वो कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, जब आप किसी को कहते हैं मेंटल रिटार्डेड है तो ऐसे लग रहा है कि सामने को आप कर रहे हैं, स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, है ना, ऐसा कर रहे हैं कि स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं, उसको बेसिकली लेबलिंग कर रहे हैं आप लोग कि आप पागल हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये पागल भी हैं, इनमें से कई लोग साइंटिस्ट भी बने हैं, कई लोग अपने आप को अपडेट करके बहुत ज्यादा अच्छे इंसान भी बने हैं। हाँ, आप किसी को आप पागल नहीं कह सकते, किसी को आप स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, किसी को आप लेवल नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ से है ना ये चीज, अगर आप लेवल कर रहे हैं तो फिर आप खुदा हैं, नऊजुबिल्लाह, है ना। अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह जानता है कि कैसे सर्वाइव करेगा, और कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसलिए ये मेंटल रिटार्डेशन का वर्ड बड़ा ही एक ऐसा वर्ड है जो पूरी पूरी जिंदगी में स्टिग्मेटाइज कर देता है लोगों को। आप चाहे ना चाहें तो आपका पूरा ट्रस्ट, अगर कोई आपको मेंटल रिटार्डेड कह रहे हैं तो पूरे का पूरा मतलब क्या है, ट्रस्ट लेवल पूरी जिंदगी को आपको खत्म कर देता है। इस चीज के ऊपर डिबेट हुई, इस डिबेट के ऊपर जो लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली इस लॉ के तहत, एपीए के है ना, इसके तहत इस वर्ड को चेंज किया गया इंटेलेक्चुअली डिसेबल में, ठीक है। ये DSM 5 में यूज किया गया ये वर्ड्स। ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल जो है लेबलिंग नहीं कर रहा, ये किसी को क्लाइंट, बेसिकली किसी को पेशेंट नहीं बना रहा साइकोलॉजिकली, है ना, सिंपल वर्ड है। तो सिंपल वर्ड्स
डेफिनेटली चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एज ए क्लाइंट के लिए यूज़ किया जा रहा है यहाँ। तो कोडिंग है इसकी, ये ICD 10 में यूज़ किया जाता था, ये बड़ा वर्ड आया 11 में, ICD 11 में यूज़ किया जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेम वही नाम दिया गया DSM 5 में, ठीक है। तो मेंटल रिटार्डेशन का वर्ड खत्म कर दिया गया। आगे आ जाए नोट्स, इसमें सेवेरिटी के लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जबकि पहले नहीं थे। इसमें कौन से लेवल यूज करवाए गए? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। उनकी कोडिंग देखें, कोडिंग भी की गई है ना नंबर्स के साथ। अब आपने जब डायग्नोज करना है तो पहले तो डायग्नोज है इंटेलेक्चुअल डिसेबल, कॉमा जो टाइप है उसकी, फिर उसका कोड, ठीक है, फिर उसके बाद जो भी उसकी टाइप्स आगे आएंगे वट एवर स्पेसिफाइड आएंगे। अब ये क्या है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवेरिटी लेवल जो है बेसिकली माइल्ड है। माइल्ड 3 डोमेन्स हैं, कौन कौन सी? कंसेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन एंड प्रैक्टिकल डोमेन। माइल्ड हमेशा याद रखिएगा अगर माइनर किस्म के प्रॉब्लम है, तीनों डोमेन्स में है माइनर किस्म के प्रॉब्लम, तो इसको क्या कहेंगे? माइल्ड। छोटा मोटा कॉग्निटिव प्रॉब्लम है उसको, ना चीजें याद नहीं कर पा रहा, लर्निंग का प्रॉब्लम है, व्हाटएवर। मॉडरेट में क्या होता है? हमेशा ये सीवियर और माइल्ड के दरमियान होता है, ठीक है। और सीवियर में क्या होता है? सीवियर सिम्टम्स होते हैं बहुत ज्यादा, जो आपकी तीनों डोमेन्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा सिम्टम। और प्रोफाउंड में तो बिल्कुल ही अनएबल टू डू एनीथिंग, ठीक है। ये कौन सा लेवल है? 10 से नीचे IQ लेवल है, बेचारा ना तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा। यहाँ तो ऊपर वाले लेवल पे वो परफॉर्म कर रहा था, गलतियां हो रही थी, एरर। सीवियर में बहुत ज्यादा एरर थे, मॉडरेट में उससे कम थे, और माइल्ड में बिल्कुल IQ लेवल नॉर्मल लोगों की तरह ही था, जिंदगी में सर्वाइव कर रहा था। यहाँ आके क्या हुआ? IQ बिल्कुल ही लो हो गया, 10 से भी नीचे चला गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? गलतियां कर रहे हैं, ये है परफॉर्म। ऐसे लोग कहाँ रेफर होते हैं? स्पेशल स्कूल्स पे। अगर इनको स्पेशल स्कूल्स में भेजेंगे और वहाँ क्या कहते हैं? वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली। स्पेशल स्कूल्स का नाम जो था बेसिकली यूरोप के नाम पे बनाया गया, जहाँ मल्टी डिमेंशनल मॉडल था। मल्टी डिमेंशनल मॉडल के तहत साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, हेल्थ वर्कर्स भी होते हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स भी होते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर भी होता है उसके अंदर, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, सारे ही होते हैं, सारे मिलके काम कर रहे होते हैं इन बच्चों के ऊपर। साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहा होता है? इनके पेरेंट्स को होप पैदा कर रहा होता है कि किस तरह आपने इंटरेक्ट करना है, इनके बिहेवियर को कैसे चेंज करना है, ठीक है। डेफिनेटली बिहेवियर ऐसा है तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, है ना। वो डिफरेंट टेक्निक से, इंटरवेंशन से पेरेंट्स को सिखा रहे होते हैं, साइको एजुकेट कर रहे होते हैं। इसी तरह साइकेट्रिस्ट इनकी मेडिसिन के ऊपर बिलीव कर रहा होता है, इनकी जो कॉग्निटिव डेफिशिएंसी का एरिया है ना, उसको इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन और सप्लीमेंट दे रहा होता है। ऐसा ही है ना, और मेडिकल ऑफिसर देख रहा होता है कोई डैमेज तो नहीं है ब्रेन का, नीडो का केस तो नहीं है, कोई ब्रेन के एरिया जो डैमेज हुए, तो अगर ऐसा है तो वो नीडो को सर्जन को करता है, नीडो अपना काम कर रहा होता है। ऐसा ही है ना। फिर सोशल वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर क्या करते हैं? इनको ट्रेनिंग देते हैं, छोटे मोटे काम सिखाना, जिसमें मैकेनिकल छोटी सी लैब्स होती हैं हमेशा स्कूल्स के अंदर, वहाँ छोटे छोटे टास्क, जो मैंने अभी आपको टास्क दिया क्रिएटिविटी का ना, उसमें आप लोगों को छोटा सा एक वो बनवाने के लिए प्रोजेक्ट, ऐसे बच्चों से ऐसे छोटे छोटे काम करवाए जाते हैं। मैकेनिक का काम, ऐसा काम जो इनको जिंदगी में सूटेबल हो, है ना। छोटे मोटे मोटे काम इनको एडिकेट सिखाए जाते हैं, उसमें सोशल वर्कर इनको सिखाते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। और लास्ट में स्पिरिचुअल लीडर होता है, उनको मजहबी तालीम दे रही होती है ना, मजहब के बारे में, कोई भी मजहब हो उसके बारे में स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं। हमारे यहाँ बाबा जी की उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू हमारी है, तो इसका मतलब है सारे इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन बच्चों को ठीक करने के लिए। की फैक्टर है हमारे यहाँ ऐसा, तो हमारे यहाँ बेचारे स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन वाले होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, एजुकेशनल और साइकोलॉजिस्ट BS पढ़े हुए, बल्कि यहाँ ऐसा नहीं होता यूरोप के अंदर। वहाँ जो स्पेशल स्कूल्स हैं वहाँ ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। ट्रेन का मतलब ये है स्पेशलिस्ट। अगर उनके पास बच्चा आता है उनको डांटते नहीं है, ये नहीं करते वो नहीं करते, यानी कि पूरी ट्रेनिंग का एक प्रोसेस है, एक दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं, एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, है ना। हमारे यहाँ एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। तो यहाँ स्कूल जो है बेसिकली ऐसे बच्चों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पागल पागलों के साथ रहेगा तो क्या बनेगा? लामा बनेगा। व्हाट डू यू थिंक? कभी भी नहीं। एक अबनॉर्मल से वही चीजें सीखेगा जो उसमें, बल्कि और ट्रेड सीखेगा। हाँ, मे भी एक अबनॉर्मल नॉर्मल के साथ रहे तो मे भी क्या होगा, कोई नई चीजें सीखे, गलतियां करेगा, आई नो, मुश्किल होगी, डिफिकल्टीज होंगी, सबके साथ में कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना वो अपने एक्सपीरियंसेस से। अब नॉर्मल के साथ क्या सीखेगा? और साइकोपैथोलॉजी और सिम्टम, है ना। तो याद रखिएगा हमारे यहाँ बड़ा एक पॉपुलर है, मैं अक्सर इस पे कजन मैरिजेस या इस तरह की चीजें, तो ये बड़ा कंट्रोवर्सी जो इस क्वेश्चन में बाद में एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेटली। यस, अब आप आ जाए दोबारा
इस केस को दोबारा देखे, मैं दोबारा वापस आपको DSM पढ़ने के बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बाद लेके जा रहा हूँ। अब दोबारा से इस केस को पढ़ें। यस, केस पढ़ो बेटा, और पहली लाइन से मुझे बताओ, पहली लाइन को डिस्कस करते जाते हैं। An 11-year-old girl was referred for evaluation of aggressive behavior that had worsened over the past 2 years. यस, अगर पहली 2 लाइनें पढ़े, इसमें कह रहा है कि ये बंदी जो हुई थी रेफर हुई थी कि घर में बहुत ही एग्रेसिवली बिहेव कर रही थी ना, लोगों को मार रही थी, बाइटिंग कर व्हाटएवर, लास्ट 2 ईयर से ये काम कर रही थी, बहुत ही सीवियर हालत थी। ये रेफर हुई थी किन सिम्टम के साथ? एग्रेशन के सिम्टम के साथ, है ना। ये मैंने आपको हमेशा बताया था, प्राइमरी डिसऑर्डर हमेशा छुपा होता है सेकेंडरी डिसऑर्डर के साथ। ये ऊपर से सुपरफिशियल बिहेवियर है, उसके कॉन्सिक्वेंस है, इसके सिम्टम्स क्या, इसको ढूंढना है, इसको सिम्टम नहीं समझना आप लोगों ने। ये सिम्टम है किस चीज का है? एग्रेशन का सिम्टम शो हो रहा है। नेक्स्ट, She experienced frequent outbursts of anger and would scream or bite when she became upset. यस, जब बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं, इस तरह के बच्चे छोटी छोटी बातों से अपसेट होते हैं, जिंदगी में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, तो ये बहुत ज्यादा आउटबर्स्ट हो जाते हैं, डांटने वाले, गुस्सा करने वाले, हाथ भी लगाए तो इरिटेट हो जाते हैं ना। तो डेफिनेटली दिस इज अगेन कॉन्सिक्वेंस। किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से ये गुस्सा कर रहे हैं इतना, क्यों एग्रेशन कर रहे हैं? ये तो सिर्फ आपको, अब ये सिम्टम अगर देखा जाए तो इसका एनालिसिस करें तो क्या होगा? ये बेसिकली आपको आउटबर्स्ट लग रहा है। ये एक समरी है पूरे केस की। मैंने आपको पूरा डायग्नोज करना बताया है, पूरा डायग्नोज करने के बाद सिम्टम को लाइन करना, फिर उसके बाद आप सिम्टम को लाइन करके इस तरह लिखते हैं। ये लिखी हुई चीजें आपके सामने है, सिर्फ आपने इनमें से छुपी हुई चीज निकालनी है, प्राइमरी डिसऑर्डर। अब अगली लाइन पढ़े। She was cognitively delayed एंड could not independently perform activities of daily living such as bathing and eating. यस, ये लाइन कुछ आई है ना, इसमें है कुछ, यहाँ वो रिएक्शन था, अगर देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंस। अब ये क्या है? कॉग्निटिवली डिले और कुड नॉट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म एक्टिविटीज ऑफ द डेली लिविंग सच एज, ये किस चीज को शो कर रही? बाथिंग क्या होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग होती है ना, कैसे वॉशरूम में जाना है, एडिकेट्स है ना, ईटिंग कैसे खाना है, छोटी छोटी चीजें, डेवलपमेंटल फेज है ना, जो आप बचपन से सीखते आते हैं। तो यहाँ ये इंडिपेंडेंटली वो टास्क जिसमें इंडिपेंडेंटली काम करना होता है वो नहीं कर पाते, है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है कॉग्निटिव डिले भी है। 2 चीजें, कॉग्निटिव डिले किसका सिम्टम है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, ये डेवलपमेंटल डिले भी आएगा। दूसरा क्या है? अडेप्टिव स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम है। कौन कौन सी अडेप्टिव स्किल्स है? 2 सिम्टम, एक सिम्टम मिल गया। मैंने कहा था एक सिम्टम भी मिलना चाहिए उनमें से, बेशक एक मिल जाए। 2 क्राइटेरिया, ए कॉग्निटिव डिले, क्राइटेरिया बी इज ईटिंग एंड किस डोमेन में? अब डोमेन भी देखें, कॉग्निटिव डिले अभी बताया उसने किस चीज में है, यहाँ इसने बताया है सोशल डोमेन है, खाना, ये सोशल डोमेन में आता है ना, घर का काम करना, आपका होम फैमिली सारे सोशल डोमेन में आते हैं, ठीक है। एक डोमेन होगी, कौन सी? एडेप्टिव स्किल्स की कौन सी डोमेन है? सोशल में प्रॉब्लम है, अभी इधर क्लियर नहीं है, डिले है ना किस चीज के अंदर। नेक्स्ट पढ़े। Attempts at toilet training were unsuccessful. अगेन कौन सी डोमेन है? सोशल में। कौन सा प्रॉब्लम है? एडेप्टिव स्किल्स का। एडेप्टिव स्किल्स का दूसरा प्रॉब्लम आ गया, सिम्टम आ गई। तीसरी, She exhibited repetitive mannerisms such as hand flapping, eye blinking, repeated hand washing and running in circles. अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑटिज्म पढ़ा था, उसमें क्राइटेरिया बी था स्टीरियोटाइप एंड रिपीटेड बिहेवियर। अब इस सिम्टम के अंदर दोनों है, ऑटिज्म भी है एंड अडेप्टिव स्किल्स भी है। आपने डिफरेंशिएट करना है कि सिम्टम दोनों में लाई कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? ही एडमिटेड या शो रिपीटेड मैनरिज्म। अब जब मैनरिज्म की बात है, इसका मतलब अडेप्टिव स्किल्स नहीं है कि कौन सा हाथ कहाँ करना, बैठना कब है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर इसको थोड़ा सा गौर से देखा जाए तो क्या है, ये अडेप्टिव स्किल्स नहीं है, उसको सोशल डोमेन्स के अंदर है ना, कहाँ बैठना, कहाँ खाना, कहाँ क्या करना है, कहाँ फ्लैपिंग करनी, कहाँ बैठना है। एक डोमेन तो यहाँ अडेप्टिव स्किल्स होगी। दूसरी डोमेन अगर देखें तो ऑटिज्म वाइज ये कौन सी स्किल्स है? स्टीरियोटाइप, क्राइटेरिया बी। क्राइटेरिया ए था सोशल एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो, क्राइटेरिया बी में स्टीरियोटाइप बिहेवियर थे, ऐसे ही था ना, और उसमें से ये बिहेवियर था, बार बार एक एक्ट को करना। 2 सिम्टम का होना जरूरी था, मगर 2 सिम्टम का होना जरूरी था, 3 का बेसिकली बी क्राइटेरिया में से। आगे Socialization skills were restricted and eye contact was poor. सोशलाइज स्किल्स, आप सोशल स्किल्स उसमें भी ऑटिज्म में भी आती है, यहाँ भी आ रही है ना। यहाँ सोशल स्किल्स किसकी हैं?
यहाँ अडेप्टिव स्किल्स की बात कर रहा है, यहाँ रेलिवेंट। आगे क्या है? Family history was significant for 4 brothers with development delay. यस। अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी फैमिली में भी ये प्रॉब्लम था, डेवलपमेंटल डिले। खुद ही बता दिया डेवलपमेंटल डिले इसने कि डेवलपमेंटल डिले था। जो क्राइटेरिया सी था हमारा अभी, और अगर आप देखें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्राइटेरिया सी क्या था? डिले। यहाँ बता दिया उसने, 4 भाइयों को भी जेनेटिकल प्रॉब्लम था ये वाला, है ना, डेवलपमेंटल डिले था। ये पूरी फैमिली के अंदर रन करता है, ये 5वीं होगी व्हाटएवर, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, Maternal aunt with premature menopause and history of gut in. ये देखिए मेडिकल हिस्ट्री है इनके पेरेंट्स की तरफ से है व्हाटएवर, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री में जेनेटिक हिस्ट्री भी है ये वाली, ठीक है। मेडिकल इसी तरह आप लोगों ने लिखना है, इसके ब्रदर्स के साथ भी जेनेटिक हिस्ट्री है, नीचे यहाँ मदर के साथ या ग्रैंडमदर के साथ इशू। नेक्स्ट, And tremors in her maternal grandfather since 40 years of age. यस, जेनेटिक पेरेंट्स में। नेक्स्ट, There was no history of consanguinity. No complications were reported during pregnancy or birth. यानी बर्थ ऑर्डर के अंदर जब पैदा हुआ तो कोई इशू नहीं था। प्रीनेटल कोई इशू, पेरी और प्रीनेटल कोई इशू नहीं था। उसके बाद एनवायरनमेंट में जाके जेनेटिकल हिस्ट्री है इसकी, मेडिकल में हिस्ट्री है। नेक्स्ट, Her motor milestones were normal, although she exhibited language delay. यस, यहाँ से शुरू हुआ। ये जो पैदा होने के बाद कहाँ किस किस एरिया में डेवलपमेंटल डिले में प्रॉब्लम हुआ? एक लैंग्वेज में हुआ, दूसरा किसी में है। Or she could engage in a conversation with diminished vocabulary. ये दोनों डिले जो है अगर देखा जाए तो ऑटिज्म के, यहाँ डिले की बात कर रहा है, यहाँ सिम्टम शो नहीं कर रहा है। यहाँ जब डिले की बात है, डेवलपमेंटल डिले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब किसका ये सिम्टम है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। अगर ये सिंपल लिखे विदाउट डेवलपमेंटल डिले, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम था, इसमें तो फिर वो किसका सिम्टम बन जाता है? ऑटिज्म का। दोनों ही आ सकते हैं। मुझे ये बताएं, पूरा करने के बाद इसमें अडैप्टिव स्किल्स की सिम्टम भी है, इसमें कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी है, ऐसा ही है ना, और साथ क्राइटेरिया डेवलपमेंटल डिले वाला भी पूरा है। तो प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा हुआ? सिम्टम निकाले तो बेसिकली ये इंटेलेक्चुअली डिसेबल है। और साथ इसमें कॉमन सिम्टम वो होता है किसी दूसरे डिसऑर्डर के सिम्टम नजर आए साथ जो प्रोमिनेंट हो। अगर उसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो प्राइमरी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस डायग्नोज को हम क्या करते हैं? जब 2 डिसऑर्डर के सिम्टम पूरे हो रहे हो तो उसको क्या कहते हैं? प्रीविनर या टेंटेटिव डायग्नोज। जब हम श्योर नहीं होते 2 डिसऑर्डर के सिम्टम पूरे हो जाएं या दोनों डिसऑर्डर का क्राइटेरिया पूरा ना हो। अगर ऐसा हो जाए कि एक का क्लियर कट पता है एक डिसऑर्डर का क्राइटेरिया फुलफिल है, दूसरे का नहीं है, जिसका क्राइटेरिया फुलफिल है वो क्या बनेगा? प्राइमरी डिसऑर्डर। और सेकेंडरी कौन सा बनेगा? जिसका क्राइटेरिया फुलफिल वो कोमोर्बिड सिम्टम बनेगा। तो इसमें प्राइमरी कौन सा है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। और सेकेंडरी कौन सा है? इंटेलेक्चुअल, और दूसरा ऑटिज्म डिसऑर्डर, है ना। ऑटिज्म के अंदर लास्ट वाला क्राइटेरिया 3 ईयर से पहले वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं था। यहाँ उसने बताया डेवलपमेंटल डिले बिल्कुल नॉर्मल थे, 3 ईयर्स के अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई, है ना। तो आ जाए, अब आपका कोमोर्बिड सिम्टम कौन सा हुआ? ऑटिज्म। और प्राइमरी डायग्नोसिस कौन सा हुआ? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अच्छा, मैं पूछता हूँ अगला क्वेश्चन था सिम्टम भी आपने देख लिया, डायग्नोज भी देख लिया, अब क्या था? कोमोर्बिड सिम्टम, ये भी आपने लिख लिया। जब कोमोर्बिड सिम्टम आप कहते हैं तो साथ डिफरेंशियल डायग्नोज होता है। डिफरेंशियल डायग्नोज ये चीज होती है कि जो कोमोर्बिड सिम्टम आपको नजर आ रहे होते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने उनको क्यों नहीं दिया? अगर ऑटिज्म के सिम्टम भी तो ऑब्वियस थे ना, साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के सिम्टम भी ऑब्वियस थे, आपने इसको ऑटिज्म क्यों नहीं दिया? व्हाई? ये जो आप जस्टिफिकेशन देंगे, ये जस्टिफिकेशन DSM-5 में हर डिसऑर्डर के साथ लिखी होती है डिफरेंशियल डायग्नोज में। अब कोमोर्बिड सिम्टम ऑटिज्म था, प्रिंसिपल कौन सा था? ये वाला। अब आपने डिफरेंशिएट करना है कि आपने ऑटिज्म क्यों नहीं दिया। और ये आप यहाँ लिखते हैं जितने कोमोर्बिड सिम्टम्स होंगे उतना डिफरेंशियल डायग्नोज उनके साथ देंगे। अब मुझे बताएं ऑटिज्म क्यों नहीं दिया आपने? एज का क्राइटेरिया और डेवलपमेंट के इशू थे और स्टीरियोटाइप बिहेवियर के 3 क्राइटेरियाज होने चाहिए थे, जिनमें से 1 या 2 थे, 3 फुलफिल नहीं। क्राइटेरिया बी, क्राइटेरिया ए में से 2 होने चाहिए थे, है ना। कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होना चाहिए था, वो भी कम थे। और उसका ओवरऑल क्राइटेरिया सिम्टम कम थे। हमारे यहाँ कितने होने चाहिए सिम्टम? व्हाटएवर वो क्राइटेरिया फुलफिल। आपने ये लॉजिक देनी है, ये डिफरेंशियल डायग्नोज लॉजिक होती है किसी भी डिसऑर्डर के बारे में जो आपको लग रहा होता है ना ऑटिज्म। अगर आपने कोमोर्बिड सिम्टम दिया तो आपने नीचे जवाब भी देना है कि ये डिसऑर्डर आपने क्यों कोमोर्बिड दिया, इसको
प्राइमरी डिसऑर्डर क्यों नहीं बनाया, वो होती लॉजिक। इसका जवाब कहाँ लिखा हुआ है? इसका जवाब हर एक का लिखा होता है डीएसएम में, पढ़े जाके। डीएसएम में खुद लिखा हुआ है कि जैसे ऑटिज्म का पढ़े तो ई क्राइटेरिया में लिखा हुआ था किस किस डिसऑर्डर के साथ इसकी प्रेवलेंस आ सकती है। उस डिसऑर्डर के बाद आखिर पे अगर डिफरेंशियल डायग्नोज देखे जाके तो वहां बताया भी होता है कि कब कौन सा डिसऑर्डर आएगा, कौन सा डिसऑर्डर नहीं आएगा। जब आपने वो नहीं पढ़ा होगा तो अगर मैं कहता हूँ इसका प्राइमरी डिसऑर्डर ऑटिज्म होता, सेकेंडरी इंटेलेक्चुअल डिसेबल होता, तो क्या टाइप कौन सी मानती ऑटिज्म की? ऑटिज्म विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ाया था स्पेसिफायर में, अगर आप देखें तो, है ना। अगर पहले ऑटिज्म आ जाता बाद में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसका मतलब क्या था? ऑटिज्म विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ना, हर एक डिसऑर्डर के साथ स्पेसिफायर पढ़ाए थे, कैटाटोनिक के साथ, उसके साथ, है ना, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, बाद में ऑटिज्म है, दोनों का मिक्सचर बहुत ज्यादा होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोस्टिकल फैक्टर क्या होते हैं? इनको कॉज कहते हैं। कॉज किस चीज की? कि शुरू कैसे हुआ? एक तो जेनेटिक प्रॉब्लम था, मेडिकल हिस्ट्री थी, मेडिकल हिस्ट्री में जेनेटिक प्रॉब्लम था, बहन भाइयों में पहले से रन हो रही थी ये चीज, पेरेंट्स में भी थी, फैमिली के अंदर। फिर उसके बाद मे भी उसने एनवायरमेंटल का बताया है, अगर मदर के साथ इशू होता, फादर के साथ इशू होता, उसकी वजह से होता है। यहाँ सिर्फ उसने जेनेटिक का बताया, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। तो आपने इसको डिटेल में लिखना है। एक नंबर लॉजिकल फैक्टर कॉज। दूसरा क्या है? प्रोग्नोसिस। अब मुझे बताएं इसका फेवरेबल प्रोग्नोसिस क्या होगा, अनफेवरेबल क्या होगा। बहुत डिटेल में मैंने पीछे डिस्कस किया है। फेवरेबल आइडियल क्लाइंट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्राइड आइडियल क्लाइंट होता है। आइडियल क्लाइंट ये होता है कि जो मोटिवेटेड हो, इंसाइट हो, एजुकेटेड हो, कम एज हो, ठीक है, थोड़ा सा इंसाइट हो उन चीज़ों के बारे में, मैच्योर हो, ठीक है, खुद से मोटिवेटेड हो, जानता हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो। अगर ऐसा है तो वो आइडियल क्लाइंट गिना जाता है। आइडियल क्लाइंट क्यों गिना जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट करती है ठीक होने में, और अर्ली डिटेक्शन हो, है ना। इसके अलावा और भी हजारों फैक्टर्स हैं जो उसको ठीक होने में हेल्प करते हैं ना, इसलिए आइडियल क्लाइंट कहता था फ्राइड। अगर ये चीजें रिवर्स हो, डीमोटिवेट हो, डेफिनेटली आप जितना मर्जी डीमोटिवेटेड है पेशेंट, उसको जितनी मर्जी थेरेपी देते थे, इंसाइट ना हो, है ना, बहुत ज्यादा एज हो जाए। और ये देखिए केस 11 साल का है, कब से शुरू हुआ है? डेवलपमेंटल डिले से। अगर ये अर्ली डिटेक्शन हो जाती तो ये 3 ईयर में या 4 ईयर में, वट एवर 5 ईयर में डिटेक्शन हो जाती इसकी, तो इसको डील करना आसान होता। अब ये 11 साल की एज में है, ये बहुत सी चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा इसको, जो सीखी हुई है ना, और कुछ चीज़ों को लर्न करवाना पड़ेगा। इसका मतलब दिस इज द एज। देखें एज एक वो है जो यंग है, वो एज के हिसाब से नहीं देना। आपने डायग्नोस्टिक की एज देखें तो इसमें कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि डायग्नोज बहुत लेट हुआ है, अर्ली डिटेक्शन नहीं हुई। बट वैसे एज देखें तो इस पर काम किया जा सकता है। अगर डायग्नोस्टिक की एज दिखेंगे तो अनफेवरेबल है, सिंपल एज दिखेंगे तो क्या होगा? फेवरेबल। फिर फैमिली सपोर्ट, बहन भाइयों को है, आगे घर वाले लगे हुए हैं, पूरी फैमिली को है, भाई बहनों को है, सबको है यही प्रॉब्लम। तो घर वाले माएँ होती हैं, इस तरह इमेजिन करें उनके घर के हालात बहुत ही बुरे होते हैं, है ना, तो ये फेवरेबल होगा इनके लिए। फैमिली सपोर्ट तो डेफिनेटली होगी, बट मायने किसी में 4 बहन भाई आगे ही इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। अकेला होता तो मे भी पेरेंट्स इस पे फोकस कर पाते, बाकी 4 के साथ भी यही इशू है। इसका मतलब है फैमिली सपोर्ट तो क्या होगा? अनफेवरेबल। और क्या होगा? फेवरेबल। मैंने आपको बताया कि जो चीजें फेवर में जाएगी वो फेवरेबल प्रोग्नोसिस होगा, और हर केस का फेवरेबल प्रोग्नोसिस भी होता है, हर केस का अनफेवरेबल भी होता है। कुछ चीजें फेवर में जा रही होती, कुछ फेवर में, और ये आपने पेपर में भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है ना, ये मेन है। और प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी जब ऑनसेट हो, जब ये स्टार्ट हुआ हो, उससे पहले की पर्सनैलिटी होती है। लोग बताते हैं ये पहले यार इसको एक्सीडेंट हुआ था, मे बी इसका लव चक्कर था, मे बी ऐसा हुआ, वट एवर, पेरेंट्स ने मारना शुरू किया, उससे पहले इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ठीक थी, है ना। उसके बाद इसको कुछ हुआ है, उसके बाद मलेरिया हुआ था, मलेरिया के बाद ADHD के सिम्टम शो किए हैं, वट एवर किसके सिम्टम शो किए हैं, है ना। तो दिस इज द प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी और प्रोग्नोसिस। ये चीजें मैं पेपर में दूंगा, ये आपकी बेस है। अभी केस नहीं लाना, ये सब डायग्नोज में आप लोगों को सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूं मैं। इमेजिन करें ये आप लोगों का केस है, इस केस को इस तरह बनाने वाला आप लोगों को मैंने सिम्टम बेस्ड डायग्नोज सिखा चुका हूँ पहले लेक्चर में। ये सारी चीजें आप लोगों ने निकालनी होती केस में से, केस में सिम्टम को निकालना और चीजों को निकालने के बाद उनको ऐसे रिपोर्ट करना होता है, जो समरी होती है। अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो गूगल पे जाएं,
गूगल स्कॉलर में, साइंस डायरेक्ट में, स्प्रिंगल में ये इंजन है। इनमें जाकर लिखे केस ऑफ द ADHD, केस ऑफ द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, केस ऑफ द मेंटल रिटार्डेशन। उन केसेस को बार बार पढ़े, एटलीस्ट 5 से 6 केसेस उनकी समरी पढ़े और उनमें से यही वाली चीजें लिखते जाएं। 5 से 6 केसेस पढ़े, हर चीज की समरी होती है ना, पूरे केस की बाद में पढ़नी है, आपने समरी देख के तो करना है, बाद में जाकर उसका डायग्नोज देखना है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेपर में, ठीक है। और बनाने के लिए आप लोग इसको खुद बना रहे हैं, आपको पता 25 नंबर का आपका केस है जो आप लोगों ने लेना है और उसको प्रोफेशनली आप लोगों ने जिस तरह मैंने सिखाया है उस तरह सीखना है। ये है सिम्टम बेस्ड, और मैंने आपको क्या बताया था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या सीख रहे हैं, बैटरी बेस्ड कंफर्मेशन सीख रहे हैं ना। दोनों सब्जेक्ट में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको चीजें अंडरस्टैंड हो रही है ना। अगर ना होता तो फिर आपको दोनों चीजें सिखानी पड़ती। तो थैंक यू सो मच। ये था बेसिकली इसमें आज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में।